आईटीआर फाइल करते समय चेक करने वाले पॉइंट, जैसे कि आप 26 AS में लॉगिन करते हैं और उसमें टीडीएस के अमाउंट चेक करते हैं, साथ ही साथ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप टीसीएस के अमाउंट को भी चेक कर लीजिए। जैसे कि इनके 26 AS में टीसीएस कटा था 11,682, इसको आप आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। अब आईटीआर में क्लेम करने के लिए मैं आईटीआर 2 के अंदर बता रहा हूँ, सेम आईटीआर 1 में भी होता है कि टैक्स पेड का एक सेक्शन आता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो टीसीएस अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखिए इनका यहाँ पे जीरो अमाउंट आ रहा है, तो इसको आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ऐड डिटेल्स में जाना है। अब यहाँ पर ये दो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप सेल्फ का टीसीएस क्लेम कर रहे हैं कि अदर पर्सन में स्पाउस होता है। अभी हम लोग सेल्फ का क्लेम कर रहे हैं तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे। जिस पर्सन ने आपका टीसीएस डिडक्ट किया है उसका 10 नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई टीसीएस अनक्लेम्ड रह गया है तो उसको भी आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका करंट ईयर में कोई टीसीएस कटा है तो उसके लिए अलग से सेक्शन होता है। अब नीचे आएंगे तो हमको ये बताना पड़ता है कि करंट ईयर में मैं कितना टीसीएस क्लेम करना चाहता हूँ। अगर वो टीसीएस किसी अन्य पर्सन को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ जिसमें मेरी स्पाउस ही होगी, तो उस टीसीएस के अमाउंट को लिख के उनका पैन नंबर लिखना है। फिर फ्रेंड्स, अगर कोई टीसीएस आप आगे क्लेम करना चाहते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टीसीएस का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर में। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में मैं ये बताऊंगा कि आईटीआर 2 के अंदर एचआरए का डिडक्शन कैसे क्लेम किया जाता है और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग आईटीआर 2 में सैलरी की डिटेल्स को ओपन कर लेते हैं। आईटीआर 2 में एचआरए की डिडक्शन करने के लिए सबसे पहले जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल सैलरी, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसको आपको ऐड ब्रेकअप पर जाना है। फ्रेंड्स, ऐड ब्रेकअप पर जाने के बाद में आपको ऐड डिटेल्स पर जाना है। मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर जब मैं ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके नीचे हम लोग जाते हैं तो हमारे को जो मैक्सिमम अमाउंट है मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेसिक सैलरी में ही दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अब इस बेसिक सैलरी का ही आपको बायरफिकेशन करना है। जो फॉर्म 16 मिला हुआ है या आपकी सैलरी जो होती है, सैलरी पे स्लिप होती है, उसके बेसिस पर बेसिक सैलरी कितनी है, एचआरए कितना है, कन्वेंस अलाउंस कितना है, एलटीए कितना है, इसके लिए आप ऐड अनदर का ऑप्शन चूज करते हैं। फ्रेंड, जब तक आप यहाँ पर एचआरए का सेपरेट अमाउंट नहीं डालेंगे आप आईटीआर 2 के अंदर अपनी एचआरए की डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपको सैलरी के शेड्यूल में आके अपनी सैलरी का बायोफिकेशन करना होता है। अब एचआरए का डिडक्शन कैसे डालना है वो समझते हैं। फ्रेंड्स, एचआरए की डिडक्शन के लिए मैं शेड्यूल सिलेक्शन पर आ गया और यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ आपको ध्यान रखिए कि स्किप द क्वेश्चन नहीं करना है और आगे जाना है। यहाँ पर फिर से आपको एक और बार आगे जाना है और यहाँ पर अब आपको एचआरए की डिडक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। ये आईटीआर 2 में है। बिकॉज मैंने शेड्यूल सैलरी के अंदर एचआरए डिडक्शन दिखा दिया था, अब मुझे जितना क्लेम करना है वो मैं अमाउंट यहाँ पर डाल दूंगा सो दैट कि मैं एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर पाऊँ। इसी तरीके से मैंने एलटीए भी डाल दिया था तो मैंने एलटीए का डिडक्शन भी क्लेम कर लिया। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आईटीआर 2 के टाइम पे शेड्यूल सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो अब हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जिस पर्सन का हम आईटीआर भर रहे हैं उसका फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 के अंदर 80D का डिडक्शन आ रहा है 7,306 रुपीज़। अब जब हम लोग आईटीआर फाइल करने गए तो इन लोगों ने क्या कर रखा था, खुद से आईटीआर फाइल करना चाहा, लेकिन इसमें जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर कहीं भी 80D का डिडक्शन क्लेम करने का शेड्यूल नहीं आ रहा था। उसका रीज़न यही है कि जब आप शेड्यूल सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको डिडक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देता है। जब तक आप डिडक्शन में 80D को सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो आपके शेड्यूल में नहीं आएगी और आप इसका क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये 7,306 रुपीज़ का इनका क्लेम पेंडिंग रह जाता अगर ये हमारे पास नहीं आते और हम ये शेड्यूल सेलेक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन में सेक्शंस क्यों आपको समझने होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी जनरल इंफॉर्मेशन है और फाइलिंग स्टेटस अंडर सेक्शन 139(1) आ रहा है। जब आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 139(1) आता है। बट जब आप ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इनमें से सेक्शन सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि 139(4) ये है कि आप 31 जुलाई के बाद में आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं तो बिलेटेड रिटर्न फाइल होगी आफ्टर ड्यू डेट। इसी तरीके से आपने 139(1) जुलाई से पहले कोई रिटर्न फाइल कर दी थी लेकिन उसमें कोई त्रुटि हो गई है,
उस त्रुटि को आप जो है रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी रिवाइज रिटर्न होगी, और उसके लिए सेक्शन होता है 139(5). इसी तरीके से 92CD के अंदर अगर आप कोई मॉडिफाई रिटर्न करना चाहते हैं तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अगर आपको किसी तरीके का नोटिस आता है तो नोटिस में सेक्शन का नाम लिखा रहता है, उस सेक्शन के अंदर आपको टिक करना पड़ेगा कि आप किस नोटिस के रेस्पॉन्स के अगेंस्ट अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। इसी जनरल इंफॉर्मेशन में जो होती है ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं ये रहता है। इसी जनरल इंफॉर्मेशन में आपको ये बताया एक और चीज होती है जो हम लोग कई कई बार इग्नोर कर देते हैं कि जो आपका टीसीएस का अमाउंट है वो भी इसी जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपका टीसीएस का अमाउंट आ रहा है, सॉरी टीडीएस का अमाउंट आ रहा है, वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बातें। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 है कि अगर आपको ग्रीवेंस सबमिट करनी है तो ग्रीवेंस पे आइए, सबमिट ग्रीवेंस कीजिए। अब हमारा आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है या हमारा रिफंड नहीं आ रहा है तो उस केस में सीपीसी आईटीआर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट में सीपीसी आईटीआर ही आएगा, फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिमांड रेज हुई है या प्रोसेसिंग से रिलेटेड इशू है या रिफंड से रिलेटेड इश्यूज है। फिर उसके अंदर आप जब यहाँ पर मैं प्रोसेसिंग से रिलेटेड इश्यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में सब कैटेगरी में आना है, सब कैटेगरी के अंदर अदर प्रोसेसिंग पर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में असेसमेंट ईयर कि कौन से असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, और उसके बाद में आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट जो अटैच कर रहे हैं वो अदर डॉक्यूमेंट। अब मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि अगर आपका प्रोसेसिंग 2 से 3 महीने हो चुका है और प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है तो 10 अगस्त के आसपास तक आप वेट कर लीजिए और उसके बाद भी ये ग्रीवेंस का सहारा लीजिए। इसी तरीके से अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो रिफंड के लिए आप ध्यान रखिए कि पेंडिंग एक्शन में चले जाइए और यहाँ पर वर्क लिस्ट को चेक कर लीजिए कि किसी तरीके के कोई नोटिस या एक्शन तो इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही है। फिर पेंडिंग एक्शन में रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट देख लीजिए कि किसी तरीके से कोई डिमांड तो अराइज नहीं हुई है, या फिर पेंडिंग एक्शन में आपका ई प्रोसीडिंग को चेक कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कि किसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन या एक्शन आपके लिए पेंडिंग तो नहीं है। सर्विसेज में जाके नो योर रिफंड भी देख सकते हैं। रेक्टिफिकेशन अगर कोई करना हो तो वो कर सकते हैं। रिफंड आपको मिला बट बैंक अकाउंट डिटेल गलत थी, रिफंड रिजेक्ट हो गया बैंक अकाउंट डिटेल के लिए, तो उसके लिए री इशू की रिक्वेस्ट भी आप सर्विसेज से कर सकते हैं। चालान में किसी तरीके की त्रुटि हो गई है तो चालान करेक्शन भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न देखिए, यहाँ पर उस फाइल रिटर्न का आपको पूरा कच्चा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा कि वो कब फाइल हुई, कब उसका वेरिफिकेशन था, कब इस तरीके का उसके डिमांड है या नहीं है। ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एक आईटीआर है, उसकी लास्ट डेट अभी भी ड्यू डेट आईटीआर 1 एंड 2 की 31 जुलाई है, सैलरीड पर्सन है 31 जुलाई है। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके की समस्या आ रही है तो आप अपनी आईटीआर फाइल कर दीजिए, उसको रिवाइज आप कर सकते हैं। अगर आईटीआर फाइल नहीं करा तो इसके लिए आपको एक तो क्या है कि आप न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी, दूसरा अगर किसी तरीके के लॉसेस हुए हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको पेनल्टी भी लगेगी जो 1000 से लेके 5000 रुपए तक होती है। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आईटीआर फाइल कर दीजिए और उसको रिवाइज कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।